नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 10 की इससे पहले आपकी कितनी 9 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 10वीं क्लास। ठीक है, और 10वीं क्लास में भी आपका कौन सा यूनिट 10 कर रहे हैं? उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली, तो यूनिट नंबर 10 है और इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक यानी कि उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, ये कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के बाद और स्वतंत्र भारत के बाद और उससे पहले की जितनी भी संस्थाएं थी, इसके अलावा भारत में उच्च अधिगम और शोध उद्गम, ये सारा कंप्लीट करा चुका हूं। तो ये 2 टॉपिक अब तक इस यूनिट में आपके पूरे हुए हैं। यदि आप लोगों ने क्लासें नहीं देखी हैं तो उन क्लासों को भी आपका जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर नोट्स बनना चाहते हैं तो उनके नोट्स भी आप लोग बना ले आराम से। ठीक है, इसके अलावा आज स्टार्ट जो करने वाले हैं हम भारत में प्राच्य प्राचीन काल में और प्रारंभिक यानी कि पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पूरी टॉपिक रहेगा आपका, इसमें लगभग आपकी 2 क्लासें आएंगी। ठीक है, तो आज जो बात करेंगे भारत में प्राच्य और पारंपरिक है, ठीक है, जो संस्थान रहे या शिक्षा रही उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी क्लास में बना लेंगे गैर पारंपरिक और अधिगम कार्यक्रम। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और बहुत सारे जो ना बहुत अच्छी तरह से आप लोग जो है इसमें रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा भाई आपका वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को देखने के बाद भाई, ठीक है, देखने के साथ साथ ही लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं, तथा अगर हो सके तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करें। ठीक है, वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहा करें। ठीक है, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। ठीक है, जिस दिन 1000 आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, उस दिन से मैं आपको लाइव क्लासें कराना शुरू करा दूंगा इसमें। ठीक है, लाइव क्लास कराना शुरू करा दूंगा। जो भी टाइमिंग आप लोग बताओगे, ठीक है, आप लोगों के हिसाब से रहेगा, उसी के हिसाब से मैं आपका शाम को देखकर कोई भी 4, 5 या 6, 7, 8 बजे के आसपास तक, कुल मिलाकर 6 बजे से लेकर 10 बजे के आसपास के बीच में जिस टाइम भी आप लोग जो है मुझे कहोगे, मैं उस टाइम ही आपको इसमें लाइव क्लास भी कराना शुरू करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं तीसरा टॉपिक इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, चलो जी। भारत में प्राच्य और पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम की अगर बात करें, भारत में शिक्षा का इतिहास सदियों पुराना रहा है। मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहला जो विश्वविद्यालय माना जाता है प्राचीन भारत का, वो माना जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय को, जो अब हाल फिलहाल में कहां पर चला गया है? पाकिस्तान में। कहां चला गया है? पाकिस्तान में। तो अब भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है किसको? वो माना जाएगा नालंदा को। कहां पर है? बिहार में, राजगीर जिले में स्थित है भाई। तो भारत में शिक्षा का जो इतिहास रहा है वो सदियों पुराना यानी कि बहुत पुराना रहा है, और इसमें विविधता का समावेश, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है। प्राचीन काल से ही आपने देखा था, आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें विदेशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला भी एक ऐसा ही जो है एक बड़ा विश्वविद्यालय था। इसके अलावा एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जहाँ पर बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो कुल मिलाकर आपका जो है भारत में अनेक संस्थान ऐसे रहे हैं जिनमें अनेक देशों से लोग आकर पढ़ते थे और अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, अनेक प्रकार की उसमें शिक्षाएं दी जाती थी। तो कुल मिलाकर जो है विविधता का समावेश रहा है। प्राच्य और पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय समाज में शिक्षा के विभिन्न रूपों और विधियों का विकास हुआ है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्ति था, बल्कि सामाजिक धार्मिक संदर्भों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, इसका इन विश्वविद्यालयों का केवल ये उद्देश्य नहीं था वही शिक्षा ही प्राप्त करनी है, ज्ञान ही प्राप्त करना है। ठीक है, ज्ञान के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक संदर्भों में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं प्राच्य और पारंपरिक। ठीक है, प्राच्य और पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। प्राच्य और पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। प्राच्य और पारंपरिक शिक्षा की बात करूं तो प्राच्य और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली भारत के प्राचीन शिक्षा तंत्र का हिस्सा है। यानी कि प्राचीन काल में जो संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ हमारे जो है वेद वगैरह जो है, ठीक है, वेदों के आधार पर 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो 4 जो वेद हैं वेदों पर आधारित है। ठीक है, यानी कि संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है। इसके अलावा धार्मिक व दार्शनिक विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित
थी। भारत की जो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो आपकी किससे संबंधित थी? वेदों से संबंधित थी, यानी कि संस्कृत ग्रंथों से संबंधित थी। इसके अलावा धार्मिक और दार्शनिक विचारों से, मतलब कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनसे संबंधित थी। इसके अलावा आध्यात्मिक ज्ञान से भी संबंधित थी। यह शिक्षा एक संरचित तरीके से होती थी, और ज्यादातर गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी, यानी कि गुरु होते थे और शिष्य होते थे, और गुरुकुल में रहकर बच्चे पढ़ा करते थे। ठीक है, तो किस प्रकार की थी भाई? वेदों से संबंधित थी, यानी कि वेद थे। उपनिषदों से संबंधित थी, उपनिषद थे। आयुर्वेद थे, यानी कि दवाई से संबंधित। ज्योतिष शास्त्र था, ठीक है, उससे संबंधित। योग था, योग से संबंधित। और दर्शन, षड दर्शन का नाम आपने सुना होगा, षड दर्शन, ठीक है, 6 दर्शन, ठीक है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा भाई, क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है। इनमें आपका जो क्वेश्चन आएगा ना सबसे ज्यादा दर्शन से ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन तो कंप्लीट तरीके से, इस बात को याद रखना, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी, इसके बाद बात करते हैं, तो इनको डिटेल से देख लेते हैं भाई। वेद, ठीक है, वेद भारतीय संस्कृति की का मूल और प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद कौन कौन से वेद है भाई? ऋग्वेद है, ऋग्वेद को आपने पढ़ा होगा, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ठीक है। और इसी से अनेक प्रकार के ना, इसी से उपनिषद निकले हैं, वेदों से ही तो आपके उपनिषद निकले हैं। तो हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। कभी इतिहास में आप पढ़ोगे ऋग्वेद, तो इसमें जो ना अनेक प्रकार की नदी, लगभग 25 से ज्यादा नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, और स्थलों का उल्लेख किया गया। परंपरा, संस्कृति, कैसी संस्कृति थी, कैसा समाज था सॉरी, इस काल का मानव किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था, तो ये सारा का सारा जो है इसमें दिया गया, किसमें? ऋग्वेद में। एक मिनट भाई, पानी पी लूँ ना। कई दिन से तबीयत खराब चल रही है भाई, गला खराब हो रहा है। ठीक है, तो बार बार खांसी वगैरह आ रही है ना जला, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही थोड़ी सी। तो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीन कौन सा माना जाएगा? ऋग्वेद। इसके अलावा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में आपके यज्ञ करने की पद्धति, यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि यज्ञ कैसे किया जाएगा, क्रियाकलाप क्या, यज्ञ की क्रियाकलापें क्या क्या होंगी, या क्रियाविधि क्या क्या होंगी, उस सब का उल्लेख किया गया है। सामवेद की अगर मैं बात करूं, तो सामवेद में संगीत का जनक माना जाए इसको, ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, संगीत का उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक है। इसी में आपके सबसे पहले 7 स्वरों का जो उल्लेख मिलता है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, इसीलिए। इसके अलावा गद और पद का उल्लेख भी इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका, एक था आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं, तो अथर्ववेद को सबसे श्रेष्ठ वेद या सामाजिक वेद इसको माना गया है, क्योंकि समाज के बारे में जितनी भी क्रियाकलाप हैं, शादी, विवाह, वशीकरण, जादू टोना, सबका उल्लेख आपका किसमें किया गया? अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। आदि शामिल थे। वेदों में धार्मिक, दार्शनिक और जीवन से संबंधित कई ज्ञान की बातें दी गई हैं, बहुत सारी बातें इसमें दी गई बेटी। एक आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती का, ठीक है, उन्होंने कहा कि भारतीय जो समाज था, भारत का जो प्राचीन काल का जो समाज था, हिंदू धर्म में जो ना बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, इसीलिए उन्होंने नारा दिया था क्या? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, क्योंकि बाद में आकर क्या हुआ, वेदों को तो छोड़ दिया गया और इनमें जो ना बहुत सारी चीजें शामिल कर दी गई, कर्मकांड वगैरह बहुत सारी चीजें ब्राह्मणों ने लाके इसमें ऐसी चीजें शामिल कर दी कि लोगों के साथ में भेदभाव होने लगा, ठीक है, ऊंच नीच के आधार पर बांट दिया गया लोगों को, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसके आधार पर भेदभाव किया गया था, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया बाद में आकर, ठीक है। लेकिन शुरुआत के जो वेद थे हमारे, वे आपके प्राचीन काल के जो वेद थे, उनमें बहुत सारी जानकारी या बहुत सारा ज्ञान हमको प्राप्त उनसे होता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी इससे मदद मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं, और इनमें भी सबसे प्राचीन कौन सा था? ऋग्वेद। और सबसे नवीन कौन सा रहा? अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है या इसको शामिल किया गया है। इसके बाद बात करें उपनिषदों की। उपनिषद क्या है? उपनिषद भी आपके वेदों से ही निकले हैं, ठीक है। वेदों के बाद उपनिषद भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण भाग है। इनमें जीवन, ब्रह्म, इनके ब्रह्मचर्य, आत्मा, तात्विक ज्ञान पर विचार किया गया है। उपनिषदों को तत्व ज्ञान की गहरी चर्चा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन तैयार होता है या प्रदान करती हैं।
तो कुल मिलाकर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में वेदों का सार समझाया गया, वेदों को समझाया गया डिटेल से, किसमें, उपनिषदों में, ठीक है। तो उपनिषदों में वेदों को ही डिटेल से समझाया गया है, ठीक है भाई। चलो जी, इसके बाद आगे देखते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीन रूप रहा। नाम सुना होगा आपने चरक का, चरक का नाम सुना है। चरक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे, इनके द्वारा लिखी हुई थी पुस्तक चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है। ये सारी जो पुस्तकें थी नहीं भाई नालंदा विश्वविद्यालय में थी, लेकिन बीच में जो है ना एक आपका आक्रमणकारी आया जिसका नाम था क्या, क्या नाम था भाई, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गोरी का सेनापति था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था, ठीक है। तो इस भाई साहब ने आकर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और सारी की सारी पुस्तकें, भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे सारे नष्ट हो गए, ठीक है। वरना आज जो है ना भारत की तस्वीर कुछ और होती, ठीक है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय में आग ना लगाते तो उन पुस्तकों से बहुत सारा ज्ञान मिलता, ठीक है। तो आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीन रूप रहा है, जो स्वास्थ्य और रोगों से निपटने के लिए प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करता था, ठीक है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक और निवारक विधियां थी। आयुर्वेद का अध्ययन पारंपरिक रूप से गुरुकुलों में ही किया जाता था, यानी कि प्राचीन काल में गुरुकुल में जो गुरु होते थे वे ही बच्चों को आपका आयुर्वेद का ज्ञान दिया करते थे, ठीक है। उनमें मैंने आपको बताया कि सबसे प्रसिद्ध जो थे चरक थे, ठीक है। इनके द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसमें जो ना सभी रोगों के इलाज के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्राचीन काल में आपका जड़ी बूटियों के माध्यम से, ठीक है, जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज किया जाता था, ठीक है। जड़ी बूटियों के माध्यम से ही इलाज किया जाता था और उन्हीं से आज के टाइम में इंग्लिश दवाई बना रखी है। आज भी तुम देख रहे हो ना विदेशों के बहुत सारे लोग आते हैं भारत में रिसर्च करने के लिए, ठीक है, और भारत की जो दवाई है उनको अपना रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा हो ना हल्दी, ठीक है, हल्दी को पेटेंट दिया गया भारत सरकार के द्वारा इसलिए ताकि, और इसके अलावा नीम, ठीक है, नीम का जो पेड़ है, ठीक है, तो इन सब से भी बहुत सारी चीजों का उपचार किया जाता है, या पीपल का पेड़ है, ठीक है, उन सब का, ठीक है। तो आपका उन सब का उल्लेख किया गया था कहीं में आयुर्वेद से संबंधित जो पुस्तकें थी उन सब में। इसके बाद बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष की जो शुरुआत की गई भारत में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ज्योतिष की शुरुआत की गई थी भाई हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। भारत पे हिंद यूनानी शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया और उन्हीं के द्वारा, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले ज्योतिष विद्या की शुरुआत की गई थी भारत में, ठीक है। इनके द्वारा हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक भी कहते हैं भाई, हिंद यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासकों को क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक। और ये मौर्य काल के बाद आए थे, कुषाण वंश जो आया था नहीं, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का, सॉरी शुंग काल जो आया पुष्यमित्र शुंग, उससे पहला था कौन सा, मौर्य काल। तो मौर्य काल के बाद में कौन सा आया आपका, कौन सा आया था, शुंग काल। और शुंग काल के समय आए थे हिंद यूनानी शासक, इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। ये भी अफगानिस्तान के रास्ते ही आए थे भारत में, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भारत में ज्योतिष विद्या की शुरुआत की थी और इन्हीं के द्वारा जो ना नाटक मंचों में पर्दा गिराने, पर्दा उठाने की प्रथा की शुरुआत भी हिंद यूनानी शासकों के द्वारा की गई थी। एक हिंद यूनानी शासक था, नाम सुना होगा आपने, मिनांडर, ठीक है। मिनांडर इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक माना जाता है, ठीक है। उसी के दरबार में रहा करता था मिलिंद, ठीक है। तो उसके द्वारा पुस्तक, सॉरी नागसेन, नागसेन जो था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इस भाई साहब ने जो ना मिनांडर को उपदेश दिए, ज्ञान दिया और मिनांडर का मन चेंज हो गया और उसने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो वो भी बौद्ध बन गया था बाद में, ठीक है, हिंदू धर्म को छोड़ गया। तो उसी काल में सबसे पहले ज्योतिष विद्या की शुरुआत की गई, ठीक है। तो भारतीय ज्योतिष का उपदेश, अच्छा इसका जो उल्लेख जो ना, इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो गार्गी संहिता नामक एक पुस्तक है जिसका नाम है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो पुस्तक है, इस पुस्तक में बताया गया कि भाई जो ना ज्योतिष की जो शुरुआत की गई थी भारत में हिंद यूनानी शासकों के द्वारा की गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं काल की, तो ये जो ना 100 ईस्वी के आसपास की बात है, ठीक है, 100 ईस्वी के आसपास में ये लोग आए थे, ठीक है, पहली शताब्दी के आसपास, ठीक है। चलो जी, भारतीय ज्योतिष का उद्देश्य समय, ग्रहों की स्थिति और तारों की गति को समझकर, ठीक है, तारों की गति को समझकर भविष्य का पूर्वानुमान लगाना था। यानी कि ज्योतिष का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले कहीं कहीं में किया गया है, तो समय ज्ञात करने के लिए, भाई क्या टाइम हो रहा, कितना समय हो रहा, ग्रहों की स्थिति, ठीक है, कि भाई आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, ठीक है, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन सा त्योहार कब जन्म मनाया जाएगा। इसके अलावा तारों की गति, तारों की गति, ताकि जो ना वर्ष निकाला जा सके या महीने को समझा जा सके, तो उनके अनुमान लगाने के लिए ही सबसे पहले ज्योतिष की शुरुआत की गई थी। यह ज्ञात भी पारंपरिक भारतीय शिक्षा का हिस्सा था और गुरु से
प्राप्त किया जाता था, यानी कि बच्चों को जो है जानकारी प्रदान की जाती थी किसके द्वारा, गुरुओं के द्वारा दी जाती थी। और गुरु कहाँ से रहते थे, गुरुकुल में, ठीक है। तो बच्चे भी गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, ज्योतिष विद्या प्राप्त करते थे, आयुर्वेद विजन आयुर्वेद से संबंधित आपकी शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। अब बात करें योग की, ठीक है, योग की बात करते हैं। तो योग का तो आप सभी को पता है भाई, योग की जो शुरुआत की थी ना भारत में पतंजलि के द्वारा की गई थी, ठीक है। पतंजलि कौन था भाई, पतंजलि, ठीक है। बाबा रामदेव इसी का फादर डाला भैया, ठीक है, देख रहे हो तुम, ठीक है। ये ठीक पतंजलि के नाम से कंपनी बना दी भाई साहब ने। जबकि एक व्यक्ति था किसके दरबार में रहा करता था, पुष्यमित्र शुंग, एक राजा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग भारत में सबसे पहला जो ब्राह्मण शासक बना था यही बना था, ठीक है। इस भाई साहब ने बौद्धों के सर कटवाए थे बहुत, ठीक है, बहुत सारे बौद्धों को मरवाया इसने, ठीक है, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग फैल गए थे भारत में, ठीक है। इस भाई साहब ने सबको कटवाया, ठीक है। तो इसी के दरबार में रहा करता था पतंजलि, ठीक है। और पतंजलि के द्वारा ही आपके पुष्यमित्र शुंग के समय दो क्या करवाए गए, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए गए, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें घोड़ा छोड़ता था भाई राजा, ठीक है, और जहां तक भी वो घोड़ा चला जाता वो राज्य सारा उसका हो जाता था। तो इसी के काल में हुए थे। तो पतंजलि ने ही योग की भी स्थापना की थी, ठीक है, योग की भी इसी भाई साहब के द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। और इसी के समय जो है आपका संस्कृत व्याकरण की रचना की गई। एक और लिख लियो भाई, इसमें लिखना चाहो तो साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की रचना भी सबसे पहले, संस्कृत व्याकरण की रचना भी सबसे पहले किसने की, पतंजलि के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करता था, शुंग वंश का ये शासक था, ठीक है। और इसी के वंश को सबसे पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है भारत में, ठीक है। तो योग एक प्राचीन भारतीय साधना है, ठीक है, प्राचीन भारतीय साधना है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक क्रियाओं, प्राणायाम और ध्यान पर आधारित है। यह शिक्षा गुरुकुलों और आश्रमों में दी जाती है। आजकल कहाँ जहाँ लोग, ठीक है, योग, ठीक है, योग करने के लिए आजकल लोग जाते हैं जिम में, ठीक है। या इसके अलावा आपका या उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में आप जाओगे तो बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं योग के, ठीक है, अलग अलग से मेडिटेशन करने के, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब, 21 जून को। तो ये भी याद रखियो भाई, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2024 में, सॉरी 2014 में, 2014 में मोदी सरकार के द्वारा इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जा कि जो ना योग दिवस कब मनाया जाता है या कब इसकी शुरुआत की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, कोई प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो योग की जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे दिया जाता था प्राचीन काल में, गुरुकुलों में और आश्रमों में, ठीक है, योग की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद दर्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। दर्शन को वैसे मैं कल को पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ दर्शन के बारे में, ठीक है। भारतीय दर्शन ने जीवन के उद्देश्य, ब्रह्म, आत्मा और संसार के सिद्धांतों पर गहरी चर्चा की। यानी कि कुल मिलाकर ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग सिद्धांत बनाए, ठीक है। और इनको कहा जाता है षड दर्शन से, ठीक है। तो क्या कहा जाए भाई, षड दर्शन। षड दर्शन, षड दर्शन का मतलब है 6 दर्शन है, ठीक है। 6 दर्शन कौन कौन से हैं, एक तो है इसमें आपका सांख्य, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके ये 6 दर्शन है, इसीलिए इनको कहा जाए षड दर्शन, ठीक है। इनके बारे में कल को डिटेल से बात करेंगे अलग से, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि लंबा टॉपिक है। 6 के बारे में बताना किसने स्थापना की। और एक क्वेश्चन ऐसे पक्का आता है हर साल, ठीक है, प्रत्येक साल यूजीसी नेट के पेपर 1 में यहां से लेकर जो आपका ये 6 दर्शन जो दिए गए, ठीक है, षड दर्शन जो है, ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, ठीक है। आप उठा के देख लेना एग्जाम में, पिछले सालों के आपके जो क्वेश्चन रहे, ठीक है, षड दर्शन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल को इसके बारे में क्लास करेंगे डिटेल से, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, षड दर्शन के बारे में, ठीक है। आगे जो है ना आपका, ठीक है, षड दर्शन जो है, ठीक है, इन्हीं के बारे में डिटेल से हमको पढ़ना है, ठीक है, कि किसने इसकी स्थापना की। इसमें एक रहेगा न्याय दर्शन, ठीक है, इसके अलावा वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, ठीक है, और इसके अलावा उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इन 6 के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किसने स्थापना की, क्या इनका उद्देश्य था, कौन कौन सी इसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन सब के बारे में, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, क्लियर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त, षड दर्शन पढ़ाऊंगा आप लोगों को कल को, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है, लाइक बहुत कम कर रहे, ठीक है यार, तुम लोग जो ना कंजूसी करते हो लाइक करने में और शेयर करने में, ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है, ताकि जो ना और लोग भी भाई हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। तो जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप लोगों को जो ना लाइव क्लास में कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त, कल पढ़ेंगे षड दर्शन, ठीक है। नमस्कार।